Good morning, students. Welcome to Vidapani online classes. Myself Adit Solanki. I am your social science teacher, and this is your second video of this chapter. ये आपकी इस chapter की second video है. In previous video, we discussed on page number 5 and page number 6. In today's video, we are going to start our discussion from the heading the an outline of the time frame. आज का डिस्कशन हम लोग इसी हेडिंग से स्टार्ट करेंगे. जेम्स मिल, the Scottish economist and a political philosopher, in his book A History of British India in 1817, classified the Indian history into three different periods, namely Hindu, Muslims and the British. According to him, before the advent of British in India, Indians were ruled by Hindu and Muslim rulers. There were many social evils in the society, such as religious intolerance, caste discrimination and superstition practices. यहाँ पे जेम्स मिल की बात की गई है, जो कि एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे. स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहते हैं. इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी बुक में, इनकी बुक का क्या नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817, यानी कि कब पब्लिश हुई थी, 1817 में. उसमें क्लासीफाई किया था इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में. इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में. कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि इनके अनुसार, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के आगमन के पहले, इंडियन वर रूल्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम. इंडिया को पे शासन किया गया हिंदू और मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम रूलर्स के द्वारा. देयर वर मैनी सोशल इवल्स इन द सोसाइटी, और समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, सच एज, जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट के आधार पर भेदभाव, और सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस और अंधविश्वासी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी काफ़ी प्रचलित थी. सेकेंड पैराग्राफ. Mill tried to change the Indian scenario by introducing European manners, art, institutions and law. He suggested that the British should conquer India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. In this idea of history, British rule represent all the forces of progress and civilization. अब उस टाइम हम लोग जो ब्रिटिश रूल को पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये सच ही है, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. यानी कि जेम्स मिल ने जैसा बताया था, हम उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश से रिलेटेड जो हिस्ट्री है अपनी, उसके बारे में जान रहे हैं. उनका मानना क्या था, यानी कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका नज़रिया क्या था ब्रिटिशर्स को लेके या इंडियन हिस्ट्री को लेके, यहाँ पे ये बताया जा रहा है. Mill tried to change the Indian scenario by introducing European manners. इंडियन सिनेरियो को चेंज करना चाहते थे मिल्स, यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करके, यानी कि यूरोपियन आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करके, इंस्टीट्यूशंस को, लॉ को इंट्रोड्यूस करके. ही सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश कॉन्कर इंडिया टू इंश्योर. इनका ये मानना था कि ब्रिटिश ने इंडिया को अपने कब्जे में लिया, अपने इंडिया के ऊपर अपना शासन या अपना अधिकार बनाया. किस लिए? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि भारतीय लोगों की खुशी के लिए और उनके ज्ञानोदय के लिए. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. इनके इस आइडिया में ब्रिटिश रूल को एक ऐसी फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि ऐसी शक्ति के द्वारा, ऐसी शक्ति के जैसा दर्शाया गया है जो कि भारतीय लोगों का विकास करती थी. दिस पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस, यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले जो पीरियड था उसमें काफ़ी अंधकार था. यानी कि यहाँ पे अंधकार मतलब बुराई से बताया जा रहा है.
मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम लोग इनके क्लासिफिकेशन से थोड़ा हटें तो हिस्टोरियन हैव क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा है, एक एशियन, देन मिडिवल, देन मॉडर्न। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था। Your next heading is major event of the world history. The modern period of Indian history extend over a period of about 250 years, यानी कि जो इंडियन या भारतीय इतिहास का जो मॉडर्न आधुनिक काल है या मॉडर्न पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 250 ईयर्स के अप्रॉक्स। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस समय के दौरान इंडिया ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी। who conquered the country and established their rule, जिन्होंने कंट्री को, देश को अपने कब्जे में लिया और अपना शासन इस्टेब्लिश किया। सबजुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज, लोकल नवाब और राजाज को अपने अधीन करके दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उन्होंने अपना कंट्रोल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी, समाज पे भी कर लिया था। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू यानी कि कर, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको टैक्सेस भी कह सकते हो। अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, बॉट द गुड्स दे वांटेड, जो भी सामान उनको चाहिए था उसको खरीदने के लिए, एट लो प्राइस, कम दामों में, प्रोड्यूस क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाते थे जिसको उनको बाहर भेजना होता था, एक्सपोर्ट, निर्यात करना होता था। कॉलोनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ subjugating of one country by another leading to political, economical, social and cultural change। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने अधीन करती है, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जितने भी होते हैं उसको अपने अधीन करती है, अपने अंडर में लेना कह सकते हो आप। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। अलग अलग टाइम पीरियड में, यानी कि एशियन टाइम पीरियड में एंड मिडिवल में, स्रोत यानी कि जो सोर्सेज हैं वो चेंज होते रहे हैं हिस्ट्री के। जैसे कि आप अगर आप मॉडर्न की बात करोगे तो मॉडर्न में बहुत सारे सोर्सेज थे आपके पास, क्योंकि जो भी ब्रिटिश करते थे वो एक रिटर्न वे में करते थे, यानी कि उसका लिखित दस्तावेज होते थे, और एक सिस्टमेटिक वे में उस चीज़ को परफॉर्म करते थे। कैसे, अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग इज सर्वे। सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली, सो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश का मानना ये था कोई भी कंट्री को हम लोग तभी प्रॉपरली चला सकते हैं, उसमें उसका प्रशासन तभी एक अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है जब हम उस कंट्री को अच्छी तरीके से जानें। सो द प्रैक्टिस ऑफ सर्विसिंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी वजह से ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पर सर्वे बहुत ही, निरीक्षण करना बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई थी। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर कंडक्टेड। अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे कई डिटेल्ड सर्वे भी हुए इन द विलेजेस में भी। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, और कई रेवेन्यू सर्वे भी कंडक्ट करवाए गए। किस लिए? क्योंकि आप वहाँ की टोपोग्राफी को जान पाओ, वहाँ की सॉइल क्वालिटी को जान पाओ। अब सॉइल क्वालिटी कैसे इफेक्ट करती है इसको अभी हम इस हेडिंग के बाद में बताएंगे। द फ्लोरा एंड फौना के बारे में आप जान पाओ, द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और वहाँ की लोकल हिस्ट्री और वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न को भी आप अच्छी तरीके से जान पाओ। From the end of 19th century, census operations were held every 10 years, noting information on caste, religious and occupation. This helped the British official prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India.
कई सेंसस ऑपरेशन भी किए गए जिससे कि उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी कास्ट के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में, जो कि इनको सहायता प्रदान करती थी एक डिटेल्ड रिकॉर्ड्स को बनाने में, जिससे कि वो ये पता कर पाते थे किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंसेस में कितने लोग हैं या वहाँ की जनसंख्या कितनी है। प्रोविंसेस का मतलब है यहाँ पे प्रांत। योर नेक्स्ट हेडिंग इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑर्डर्स, एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज, डिसीजंस, प्लान्स, जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स करते थे उनका एक रिटन रिकॉर्ड होता था उनके पास। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उनका प्रशासन चलता था। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन वर क्लियरली रिटन। साफ सुथरे तरीके से इनको लिखा जाता था। दिस प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज एंड रिपोर्ट्स। इस चीज़ ने एक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कल्चर को स्टार्ट किया। दे प्रिजर्व ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स इन रिकॉर्ड रूम। ये अपने सभी ही डॉक्यूमेंट्स को और लेटर्स को रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखते थे। दे द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट एंड द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। सभी के पास खुद का रिकॉर्ड रूम होता था, चाहे वो विलेज तहसीलदार ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे कमिश्नर ऑफिस हो, चाहे प्रोविंशियल सेक्रेटरीट हो, चाहे लॉ कोर्ट हो। सभी के पास उनका एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पे उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबको संभाल कर रखा जाता था। अ नंबर ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एंड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी संभाल के रखे गए हैं नेशनल आर्चीव्स में और नेशनल म्यूजियम में, जो कि न्यू दिल्ली में है। योर नेक्स्ट हेडिंग इज रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स यानी कि लिखित दस्तावेज, जो कि नॉर्मल लोगों के द्वारा लिखे गए हैं या किसी पोएट, राइटर या नेशनल लीडर्स के द्वारा लिखे गए हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। हम लोगों के पास डायरीज हैं और उनके द्वारा और भी चीज़ें जो कि उन्होंने लिखी हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने, वो भी हम लोगों के पास अभी इस तरह के कई सोर्स अभी भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their idea. लीडर्स और जितने भी रिफॉर्मर्स होते थे यानी समाज सुधारक होते थे, वो अपने आइडियाज़ को, पोएम्स को या और भी चीज़ों को लिख कर ही फैलाते थे। लोगों के बीच में अपने आइडियाज़ लिख कर ही उनको अपने आइडियाज़ के बारे में बताते थे। Novelists wrote to express their feelings. All these sources, however, were produced by those who were literate. लेकिन ये जितने भी सोर्सेज थे वो उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए जो कि पढ़े लिखे थे। Many Indians wrote book to bring awareness about the exploitative rules of the British. कई इंडियंस ने बुक्स भी लिखी, किताबें भी लिखी ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव रूल को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जो उनका रूल था, निर्दयी तरीके से जो वो रूल करते थे, शासन करते थे, उसकी जानकारी औरों को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दादा भाई नरोजीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम दीज we will be able to understand how history was experienced and lived by the tribal peasant, the worker in mines or the poor on the street. एक उदाहरण के तौर पे हम लोग दादा भाई नरोजी की एक बुक को ले लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिससे कि हमें यह समझने में आसानी होती है कि उस टाइम के जो जीवन शैली थी किसकी, ट्राइबल पीपल की और पीजेंट्स की, फार्मर्स की, द वर्कर जो कि माइंस में वर्क करते थे और जो गरीब लोग थे, उनके इतिहास को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है।
योर नेक्स्ट हेडिंग इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। द ब्रिटिश बिल्ड सेवरल मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया। ब्रिटिश ने कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए अपने रूल के दौरान, अपने शासन के दौरान। सम ऑफ देम वर बिल्ड टू मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर टाइम। उसमें से कुछ अपने टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, द विक्टोरियल मेमोरियल एट कैलकाटा। ये सभी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब ब्रिटिश के द्वारा ही बनाए गए हैं। दीज बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मेडिवल रूलर ऑफ इंडिया। ये बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल स्टाइल को बताती हैं मेडिवल रूल के, इंडिया के मेडिवल टाइम के लोगों के। एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश। और ब्रिटिश रूल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कि उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था, वो उस टाइम पे बिल्डिंग्स में कौन से मटेरियल यूज़ करते थे, और किस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कौन सी पर्टिकुलर ऑफिसेज बनाए जाते थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टर्न में आपको इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।